परिमेय और अपरिमेय पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। परिमेय संख्या और दूसरा हो गया अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हम लोग परिमेय में पढ़े थे, दो प्रकार का था, भिन्न और पूर्णांक। परिमेय दो प्रकार का, कितना, कौन कौन? एक पूर्णांक और एक भिन्न। भिन्न दो प्रकार का, भिन्न दो प्रकार का, एक शांत और एक अशांत, ठीक है। आवर्ती दशमलव बोलते हैं ना, एक शांत और एक अशांत। तो परिमेय दो प्रकार का हुआ, क्या क्या? एक पूर्णांक और एक भिन्न। ध्यान दो। तो सबसे पहले आप परिमेय के बारे में समझिए, परिमेय होता क्या है। परिमेय तो दो प्रकार का हो चुका है, परिमेय क्या है, कौन कौन बता सकता है आप लोगों में? परिमेय हाँ, देखो परिमेय का डेफिनेशन है, परिमेय का डेफिनेशन है कि वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां q नॉट इक्वल टू जीरो, q नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों होता है q नॉट इक्वल टू जीरो? q जीरो के बराबर क्यों नहीं हो सकता? यदि q जीरो के बराबर हुआ तो कोई भी संख्या में जीरो से जब भाग दिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या समझे? इसलिए किसी भी भिन्न के लिए, ये केवल परिमेय के लिए नहीं बता, मान लो परिमेय में नहीं आता भिन्न है ना, कोई भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो किसी भी हालत में जीरो नहीं हो सकता। जीरो होने का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जीरो बटा एनीथिंग बराबर जीरो, यानी कि कोई संख्या यहां डिजिट रखते हैं तो ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई संख्या ऊपर रखते हैं जीरो को छोड़कर, 1 2 3 4 प्राकृत संख्या समझो या पूर्णांक में जीरो को हटा दो और कोई भी संख्या रखते हैं तो ऊपर जीरो होगा, नीचे कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा, जीरो होगा। लेकिन यदि ऊपर कुछ भी रखते हैं, बोले जीरो छोड़ के, ठीक है, और यहां अगर जीरो हो गया तो ये टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जीरो से हम किसी भी संख्या में भाग देंगे तो बिना अपरिभाषित हो जाएगा। इन्फिनिटी को हिंदी में बोला जाता है अपरिभाषित, ठीक है, जिसका परिभाषा जो कोई नियम कानून नहीं है, उसका जो है नहीं तो क्या, जिसका डेफिनेशन ही नहीं है तो इसी चीज को अपरिभाषित कहा जाता है। तो इस लिहाज से, इसीलिए आप देखिएगा जब बुक पढ़े होंगे तो लिखा होगा परिमेय संख्या में, परिभाषा में, कि वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो, है ना, जहां q नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन रहता है। आप द्विघात समीकरण जब पढ़ते हैं तो लिखा रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, जहां x नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? यदि x जीरो हो गया तो द्विघात तो रहेगा नहीं, ये पूरा जीरो कर देगा, तो द्विघात कहां रहा? बोलिए। हाँ, इसको भी जीरो कर देगा तो केवल कांस्टेंट रह जाएगा ना राशि, तो ये जीरो कर देगा, इसको भी जीरो कर देगा तो कांस्टेंट रह जाएगा, तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्या समझे? इसलिए x जो भी, इसका मेन मतलब पर्पस यही है कि ये जीरो नहीं रहने का, ये नहीं हो सकता है जीरो। परिमेय को ठीक से समझिए, तब हम लोग चलेंगे परिमेय पे, ठीक है। तो परिमेय तो आप एक लाइन में कह दो जो p बाई क्यू के रूप में हो, तो भाई p बाई क्यू के रूप में किस तरह से होना चाहिए? अब एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए परिमेय, एक तो ये परिभाषा हुआ, और ये भी परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि पूर्णांक और भिन्न के समूह को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, पूर्णांक और भिन्न के समूह को, ठीक है।
तो पूर्णांक जब जैसे ही नाम लेते हैं पूर्णांक, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लस माइनस दोनों। पूर्णांक का मतलब प्लस में भी और माइनस में भी। तो भिन्न भी जो है ना वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में। फ्रैक्शन देखिए, पूर्ण अंक और फ्रैक्शन दो इसलिए भाग में बांटा गया। डेसिमल जो चैप्टर आप पढ़ते हैं तो डेसिमल एक्चुअली क्या है, वो फ्रैक्शन ही है, ठीक है। तो फ्रैक्शन को उसको तो अलग हटा नहीं सकते हैं, वो भी तो नहीं, आपको नंबर सिस्टम में आएगा ना जी। तो नंबर सिस्टम में किसके तहत आता है फ्रैक्शन? डेसिमल, परिमेय संख्या के अंदर, परिमेय संख्या के अंदर। अब एक सवाल उठता है कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर पढ़ा ना, होल नंबर पढ़ा ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बाद आपने पढ़ा इंटीजर पढ़ा, पूर्णांक, है ना, इसमें पॉजिटिव निगेटिव भी पढ़ लिए, ये सब पढ़े ना। तो क्या एक परिमेय संख्या, क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती हैं? नहीं। क्या सभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं? क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं? होगा। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होता है। क्योंकि देखो, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है ना। और सभी पूर्णांक नहीं परिमेय होती है ना। और सभी परिमेय वास्तविक और सभी वास्तविक सम्मिश्र। तो ये तो सब इसके अंदर में ही आता है ना। तो देखिए, छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं इसे करके कि ये अंदर देखो, ये अगर एक बक्सा है, एक छोटा बक्सा है, तो छोटा बक्सा बड़े बक्सा में जा सकता है नहीं, लेकिन बड़ा बक्सा एक छोटे बक्से में रख दें, ये संभव है नहीं है। वही हाल है इसका परिवार छोटा होता है। प्राकृत संख्या का परिवार छोटा होता है, किससे? पूर्ण संख्या से। उससे छोटा पूर्ण संख्या का से बड़ा पूर्णांक का होता है। पूर्णांक इस तरह से होता है, ठीक है। तो बाहर इधर का रिलेशन इधर हो सकता है, टोटल इसका इसमें आ सकता है, लेकिन ये इसमें टोटल आ जाए। जैसे एक छोटा उदाहरण देते हैं, एक छोटा सा बोतल में पानी रखा हुआ है और एक बड़ा सा बोतल में पानी है ना। तो छोटे वाले बोतल को चाहोगे पूरा पानी, अगर खाली एक में बोतल, छोटा बोतल में पानी लाके और चाहोगे पूरा पानी उसका बड़े बोतल में चला जाए, तो ये तो संभव है। लेकिन बड़े बोतल का पानी पूरा कह दे कि हम उसमें चला जाए छोटा बोतल में, ये संभव है नहीं, कुछ ना कुछ तो बच जाएगा। वही हाल इसमें है, समझे ना। प्राकृत संख्या एक छोटा बोतल है, उससे बड़ा बोतल पूर्णांक है और उससे भी बड़ा क्या होगा? सॉरी, पूर्ण से बड़ा पूर्णांक, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं, सभी लगाएंगे ना तो छोटा वाला में सभी लग जाएगा, लेकिन बड़ा वाला में क्या लगेगा? कुछ, ठीक है। आप सिलोजिज्म जब पढ़िएगा तो इस टाइप का आपको मिलेगा। तो इस टाइप से आप इसको कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय है, सभी प्राकृत संख्या परिमेय है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय है। लेकिन जब परिमेय से उसमें जाएंगे तो कुछ परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है और कुछ परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है कि नहीं। तो हम लोग अभी कहाँ हैं? परिमेय पे हैं। तो परिमेय का रूप दो प्रकार हमने बताया कि या तो ये p/q के रूप में हो, और नहीं तो हमने बताया था कि पूर्णांक और भिन्न के समूह को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब पूछा जाएगा आपसे कि क्या एक परिमेय संख्या है? दो परिमेय संख्या है, तो कहाँ p/q के रूप में है? हाँ, उसके हर में ये देखिए 1, 2 ये पूर्णांक तो है, लेकिन कहते हैं कि पूर्णांक और भिन्न के समूह को परिमेय कहते हैं। तो भिन्न में तो हमको देखने को मिलता है कि मान लीजिए 5/7 लिख दिए, तो ये तो इसमें क्या है? अंश भी और हर भी है। तो ये तो p/q के रूप में है, लेकिन ये p/q के रूप में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा रहता है ना। किसी भी संख्या के नीचे क्या रहता है? एक छुपा रहता है। तो ये भी किस रूप में आ गया? p/q के रूप में आ गया। तो ये क्या हुआ कि हाँ, ये भी p/q के रूप में रख सकते हैं, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। या हम बताएं जैसे 2.7 कर दिए, है ना, तो
इसको भी P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 2/27/10 हो गया कि नहीं? P बाई क्यू के रूप में जितना पॉइंट से मतलब इसको अंक से बाहर करेंगे उतना एक पर 0 होता है। तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हाँ, इसी में हमने कल बताया था कि शांत और अशांत, पिछले वाले मतलब में हमने बताया था आपको क्या कि शांत और अशांत। शांत किसको कहेंगे? जो उल्टा काम किया, जो इस फॉर्म में हो 1/2m इंटू 5n, जो इससे डिवाइड है, डिविजिबल है, जिसका क्या, उसका डिनोमिनेटर यानी कि हर, जिसका हर इससे डिवाइडेड होगा, है ना, इससे डिवाइडेड होगा, तो वो शांत होगा, और जो नहीं होगा वो अशांत होगा। हाँ, अंश थोड़ी काटते हैं। हमने लिखा 13/5, ये शांत है कि अशांत? अब क्लियर हुआ? अंश तो बाद में ना काटते हैं, तो काट के देखेंगे तो ये देखते पता करने के लिए बता रहे कि दिखते ही पता करें कि ये शांत है कि अशांत। अब जैसे हमने कहा, कल बताए थे, मान लो कि हमने दे दिया 31/14, तो ये शांत है या अशांत? ये शांत है या अशांत? अशांत है, इसलिए कि 2 से तो कट रहा है, ठीक है, लेकिन 7 से भी कट रहा है। बात समझ? हमने क्या कहा कि 2 से कटे तो सिर्फ 2 से या 5 से या 2 और 5 से कटे, उसके बाद दूसरा किसी का एंट्री उसमें नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5। ठीक है, तो शांत और अशांत में यही था कि ये अशांत है। क्या है? ये अशांत है ना? क्यों अशांत है? 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 7 से भी कट रहा है। जैसे हमने कर दिया 13/6 अशांत है, चूंकि 2 से तो कटेगा, लेकिन 3 से भी कटेगा क्या? लेकिन यही यदि 8 कर देते हैं तो शांत होगा, शांत होगा, चूंकि 2 का मल्टीपल है। ठीक है, 15 बोलिए, यहाँ 15 कर, शांत है क्या अशांत? अशांत है, इसमें 3 भी है ना? तो ये क्लियर हो गया। तब चलिए अब हम लोग अपरिमेय पे चलते हैं। परिमेय क्लियर हो गया, अपरिमेय। ठीक, डेफिनेशन में कुछ नहीं, एक लाइन में बोल देंगे सबको, सब लिख लेगा लोग, सबको एक लाइन में सब लिखा जाएगा। मेन चीज समझना है, समझ लीजिएगा, काम करेगा आपका। अपरिमेय, मैथ्स का ये एक ऐसा डेफिनेशन है, एक ऐसा ये पार्ट है जिसको अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पाया है। ज्यादा से ज्यादा लोग गया ना तो 6 पॉइंट तक गया है, लोग 5 से 6 पॉइंट तक जाके बहुत कोशिश किया लोग, तो 6 पॉइंट तक अप्रॉक्स लेके और स्थिर हो गया लोग। तो आज तक घनचक्कर बना ही हुआ है। अपरिमेय संख्या पूरा एग्जैक्ट किसी ने नहीं बताया। ठीक है, अब देखिए इसमें आता है आपका सवाल कि पाई और 22/7, पाई एक अपरिमेय है और 22/7 एक परिमेय है। अब लीजिए, हम तो अभी तक याद करते आए हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई क्या हो गया है कि पाई यहां अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। क्या, कैसे हो गया ये भाई? क्या है? 3.4 है, इसलिए 3.4 है। चलो 3.14 होता ना जी, तो इसको हम लिख नहीं सकते हैं 314/100, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? तो कहीं नहीं, परिमेय नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हो गया, ये क्यों आ गया इसे? तो देखिए इसका कारण क्या है। पाई जो हम लोग देखते हैं, पाई का अर्थ क्या होता है? कैसे पाई का मतलब क्या हुआ बताओ? पाई का मतलब कैसे हो? पाई का सर्च कैसे हुआ? मतलब पाई का आविष्कार कैसे हुआ? पाई तो एक सिंबल है, तो पाई कैसे आविष्कार हुआ इसका? देखो, जितने भी टेढ़े जो होते हैं, जिसको वक्र बोलते हैं, उस प्रकार के आकृति को, जैसे वृत्त हुआ, सर्किल क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। सीधा तो मापा जाता था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आने लगा टेढ़ा मेढ़ा, है ना? तो जो टेढ़ा है, जो वक्र रूप है,
जैसे सर्कल का, तब सर्कल को माप निकालने के लिए बहुत कठिनाई होती थी, तो उस चीज को उसके सुविधा के लिए क्या निकाला गया, पाई, पाई का निर्माण हुआ। अब पाई होता कैसे, निकला कैसे इसका निर्माण हुआ, तो देखिए कोई भी वृत्त लीजिए, कोई भी वृत्त लीजिए, ठीक है, तो वृत्त यदि लेते हैं, ये वृत्त लेते हैं, ठीक है, अब वृत्त लेते हैं तो पाई का होता है कि पाई बराबर 2 पाई आर बटा 2r, 2 पाई आर बटा 2r, यानी कि पाई का मान कैसे निकला, तो वृत्त के परिधि में इसके व्यास से भाग दे दिए तो क्या निकल गया, पाई। वृत्त के परिधि में इसके व्यास से भाग दे दिए तो हमारा पाई निकल गया। इसका मतलब यह है कि ये इसके आकृति पर निर्भर नहीं करता है, कितना बड़ा भी आकृति अब बना दीजिएगा तो वैल्यू यही आएगा, क्या आएगा, क्योंकि जब देखो जब इसका परिधि बढ़ेगा तो इसका व्यास भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो अगर हम छोटा से छोटा वृत्त लेंगे, इतना छोटा भी वृत्त लेते हैं और उसका परिधि निकाल के उसके व्यास से अगर भाग देते हैं तो उसका भी मान आएगा 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। और इतना बड़ा वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा से बड़ा वृत्त ले लेते हैं, इसका काम ही खत्म हो चुका है, और उसका भी हम अगर निकालेंगे क्या बोलते हैं पाई का मान, तो इसमें भी आएगा, इसका भी आएगा कितना 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, समझे। तो इससे यह बोध होता है कि पाई का जो मान है वो आकृति पर नहीं बदलता है, वृत्त की आकृति पर नहीं बदलता, ये फिक्स हो गया है। वो इतना बड़ा हो चाहे पूरे विश्व को हो, पूरे पृथ्वी को अगर वृत्त मान लेते हैं तभी पाई का मान 1.4 समथिंग समथिंग होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग ये समझ रहे हैं परिधि कैसे बदलते, देखिए ये वृत्त एक खींच लीजिए, अगर यहां नहीं पता चल रहा है तो एक जमीन में एक केंद्र पर एक लकड़ी गाड़िए और उसे टाइट रस्सी करके और चारों तरफ घूम जाइएगा, एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल में एक रस्सी हो या डोरा जो भी आए उसको टाइट करके बिछा दीजिए और बिछा के उसको उठा लीजिए और उसको माप दीजिए, सीधा करके माप दीजिए, वो आपका क्या निकल जाएगा, परिधि। परिधि मतलब क्या होता है, घेरा, किसी चीज का घेरा को परिधि बोलते हैं, तो उसको मापिएगा तो उसका परिधि आ जाएगा। और व्यास का मतलब हुआ कि जो वो बोलते हैं, चलिए खूंटे बोल देते हैं, उसको खूंटा से एक रस्सी लेके जो टाइट करके आप घूमे हैं वो उसका रेडियस है, यानी क्या बोलते हैं उसको त्रिज्या, और उस त्रिज्या को डबल करके उसमें भाग दे दिए, जो मान आएगा ना उसी को क्या बोलते हैं, पाई, उसी मान को क्या बोलते हैं, पाई। लेकिन अब सवाल उठता है ये कि पाई का मान तो 22/7 है ना, या पाई का मान 3.14 है, तो ये कहता है कि नहीं ये तो अपरिमेय है, ये परिमेय है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि पाई का एग्जैक्ट मान 3.14 नहीं होता है, वो अप्रॉक्स मान है, माना हुआ मान है। 3.14 कब परिमेय होता है, जब वहां वो टर्मिनेट हो जाता, यानी कि वहां जाकर वो कट जाता, आगे बढ़ता नहीं, है ना। तो वो टर्मिनेट तो होता नहीं है, नॉन टर्मिनेट में भी क्या नहीं कि निश्चित नहीं आता है। अपरिमेय संख्या में यही होता है कि कोई भी संख्या का जो दशमलव रूप होता है वो पॉइंट के बाद जो अंक आता है वो क्या होता है, इंडिफिनिट होगा और निश्चित नहीं होगा। इंडिफिनिट में भी जैसे 3 रिपीट करता है ना, 4 रिपीट किया, तो जैसे मान लो कि हमने क्या किया, लिखा कि 3.1431431443 कहीं ना कहीं से जाके रिपीट कर रहा है ना, तो ये परिमेय है। लेकिन वो रिपीट नहीं करेगा, ये 1.143789 A1089 कुछ भी आने लगेगा, यहां आना कुछ भी शुरू करेगा, अंक मतलब निश्चित नहीं रहेगा। अपरिमेय में क्या है कि अंक निश्चित नहीं रहेगा, परिमेय में कहीं ना कहीं जाकर वो रिपीट करेगा। हो सकता है कि 6 अंक के बाद भी रिपीट करना शुरू कर दे, 7 अंक के बाद भी रिपीट करना शुरू कर देगा। मान लो 7 का मतलब कि यहां से ही करते गया, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 आया, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, वो इंडिफिनिट मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। वो ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा, तो वो तो चलता है, तो वो परिमेय है। लेकिन जिसका कोई नियम नहीं है,
कुछ का कुछ आते जाएगा, आगे क्या आएगा पता नहीं है, फिर भाग देते जाएंगे, बदलते जाते, उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। उसी को क्या कहते हैं? अपरिमेय। वही हाल है पाई का। पाई का जब मान निकालिएगा तो कहीं से वो रिपीट नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए पाई का मान 3.14 है और भिन्न में 22/7 के करीब आ जाता है। ये जब इसका पॉइंट के बाद, इसके पॉइंट के बाद ये जब 2 अंक लीजिएगा ना तो इसको भी काटिएगा ना तो इसका भी आता है 3.14, कुछ कुछ आकर रिपीट करने लगता है, ठीक है। तो उसका 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, और वो जो इसका आ रहा है पॉइंट के बाद 2 अंक, तो दोनों को देखा गया कि किसके क्लोज है। तो ये किसके क्लोज था? 22/7 का। इसीलिए 22/7 पाई का अप्रोक्स मान लिया गया है। ये मान लिया गया है। अभी तक ये सर का दर्द है पाई का मान, ठीक है। एग्जैक्ट मान नहीं यूज होता है उसका, समझे ना। तो पाई का अब दिखाते हैं कैसे ये शांत है, मतलब ये कैसे परिमेय है, ठीक है, कैसे परिमेय है। तो देखिए 22 से भाग दीजिए कितना में? 22 से भाग दीजिए 7 में। 22 से भाग दीजिए 7 से भाग दीजिए 22 में, सॉरी उल्टा बोल दिए। 21 हुआ ना, क्या आया? 1.0 एक बार, 7 क्या आया? 3 0 4 बार, 28 क्या है? 2 0 कितना बार? 2 बार, 14 क्या आया? 6 60 बोलो, 8 बार, 56 क्या आया? 4 0 बोलो, हाँ 5 बार, कितना? 5 0 7 बार, कितना आ गया? 49 एक आया, ये आ गया ना। और फिर रिपीट होगा, क्या आएगा शुरू? फिर यहां से क्या शुरू हो जाएगा? 1 4 2 8 5 7 1, फिर वहां से रिपीट शुरू होगा, है ना, रिपीट कर रहा है ना। इसलिए ये परिमेय है, इसलिए ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या है? परिमेय है। लेकिन ये क्या है? अपरिमेय है। इसमें क्या होता है ना कि ये रिपीट करता ही नहीं है। इसका जो मान आएगा ना वो यहां पे अप्रोक्स ठीक रहेगा, यहां के बाद क्या होता है ना कि वो कहीं से रिपीट नहीं करता है। ये तो कितने अंक के बाद 1 2 3 4 5 6 के बाद रिपीट करना शुरू किया ना, तो वो कहीं रिपीट नहीं करता है। इसका वैल्यू कहीं रिपीट नहीं करता है, लेकिन ये तो रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये परिमेय है, लेकिन ये रिपीट नहीं करेगा, इसलिए ये अपरिमेय है। इसका ये संभावित मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। क्या मान है? संभावित मान, ठीक है। 22/7 2 अंकों तक हम लोग ये जो ट्राई किया 2 अंक तक, उसी का मान ये पाई का मान 22/7 है। आगे तक अगर बढ़ के देखा जाता तो थोड़ा सा चेंज हो सकता था, समझे कि नहीं। तो इसलिए हम लोग तो रटते आए हैं बचपन से, बचपन का 9th के बाद तो रटना शुरू है, 8 में भी हुआ रटना है कि बाई का मान 22/7, बाई का मान 22/7 या 3.14। लेकिन अभी तक एग्जैक्ट परिमेय, अपरिमेय इतना आसान चीज नहीं है, समझे ना। तो इसलिए ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। अब आते हैं कुछ और चीज जानते हैं अपरिमेय के बारे में। ये क्लियर हुआ ना कि पाई क्यों अपरिमेय है और ये 22/7 क्यों परिमेय है, ठीक है। अपरिमेय का डेफिनेशन यही होता है कि वह वर्गमूल, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल पाए, एग्जैक्ट नहीं निकल पाता है, वो अपरिमेय है। या वह संख्या जिसका मतलब क्या हो, अशांत हो और निश्चित रूप में ना हो। क्या समझे? निश्चित रूप में नहीं आता हो। अब अशांत में भी तो क्या होता है? शांत और शांत। शांत जो कट जाता है, अशांत में भी तो रिपीट करता है, लेकिन वो भी नहीं होता, इसमें रिपीट नहीं करता है। परिमेय में रिपीट करता है, इसमें रिपीट नहीं करता है। उसी को क्या कहते हैं? अपरिमेय। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। अब देखिए अपरिमेय में क्या होगा कि अपरिमेय में जैसे लिखते हैं √2, सबसे छोटा इसका अपरिमेय यही है, √2, ठीक है। तो √2 अपरिमेय हो गया, हल्ला नहीं करना है। अगर आप कहोगे क्या सर माइनस में √2 नहीं हो सकता छोटा में, तो माइनस का इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ये इमेजिनरी इंटर में पढ़ना भी नहीं है,
ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ये √2 इसका छोटा अपरिमेय का सबसे छोटा समझिए कि अंक है। तो √2 का मतलब क्यों अपरिमेय है? क्योंकि इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, और निकालिएगा भी तो पॉइंट में जाकर रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि कैसे ये अपरिमेय है। तो निकालिए वर्गमूल इसका, √2 का वर्गमूल निकालिए, कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा ना। तो क्या आ गया? एक आ गया, एक एक 2 आया ना। अब देखिए यहां जब पॉइंट रहेगा तो यहां क्या होगा ना कि देखो, यहां क्या होगा ना कि डबल जब भी उतरेगा तो कितना जीरो उतरेगा? डबल जीरो, 1 2, ठीक है, डबल जीरो। जब भी इसमें उतरेगा तो डबल, जैसे 1 जीरो उतरेगा था ना, इसमें डबल जीरो उतरेगा। तो कितना बार देखो, कितना हुआ? 96 हुआ ना। तो इसको क्या करेंगे, ये आ गया 4 और ये 4 आ गया ना, और ये कट गया है ना। फिर कितना हुआ? 8 और ये 2, ठीक है। तो फिर क्या आएगा? फिर डबल जीरो आएगा, डबल जीरो आएगा ना। कितना बार? एक बार, एक ही बार ना। कितना आएगा? 9 1 और कितना? 1 आया। ये हो गया 2 8 2, फिर डबल जीरो। ये मुफ्त में डबल जीरो मिलता जाएगा आपको, क्योंकि पॉइंट है। तो कितना बार देखो, यहाँ 11 है, यहाँ 2 है, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे निकालते जाइएगा तो अब यहाँ अलग अलग आते जाएगा, ये कोई डिफरेंट नहीं रहेगा क्या आएगा, समझे। ये निकालते निकालते आप थक जाइएगा, यहाँ कुछ हमेशा बदलता रहेगा अंक, है ना। अंक बदल, हो सकता है कि इसके बाद फिर 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आएगा, जो भी आएगा। तो बनाइएगा तो पता चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर सकते हैं, 5-7 को देख सकते हैं कि हाँ क्या क्या आ रहा है, उससे आपको पता चलेगा। लेकिन ये फिक्स है, बहुत लोग, हम लोगों से पहले बहुत लोग अपना ट्राई करके देख लिए, कहीं तो जाके रिपीट किया करेगा, कहीं तो जाके रिपीट करेगा। इसे ना बोले ना कि 6 अंक तक, 8 अंक तक, 10-10 अंक तक देखा गया है कि देख लिए भाई, और तक जिसको जितना पार लगा, जितना उतना देर तक भाग देते गया, देखते गया कि भाई कहीं तो रिपीट करेगा। लेकिन ये रिपीट नहीं करता है, इसीलिए क्या है? अपरिमेय है। इसीलिए देखते हो √2 का मान होता है 1.414, ये इतना तक मान लिया जाता है, या 1.41 तक कहा जाता है √2 का मान। क्या समझे? तो ये अप्रॉक्स मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। इतना ही तो बढ़ते जाएगा, वो सब कहां जाएगा? क्या समझे? तो इस लिहाज से इसको अपरिमेय बोलते हैं, क्योंकि अपरिमेय क्या है ना कि उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जो पॉइंट में आएगा वो भी निश्चित नियम से उसका पॉइंट के बाद नहीं आता है कुछ। ठीक है, तो इसको अपरिमेय बोलते हैं। तो इसलिए जो भी रूट में है, जिसका जैसे बताओ √8 परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है। वेरी गुड, बताओ तो इसका वर्गमूल निकाल के दिखाओ तो, निकालो तो इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल क्या होगा देखो तो, 4 दूना 8, क्या होगा? 2√2। ये परिमेय है क्या अपरिमेय? अपरिमेय है। तो देखिए एक नियम समझिए, जब 2 अपरिमेय जुटेगा, ध्यान दीजिए, जब 2 अपरिमेय जुटेगा तो वो अपरिमेय ही होगा। 2 अपरिमेय जुटेगा तो अपरिमेय होगा, लेकिन 2 अपरिमेय का गुना होगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय। कैसे? देख लीजिए, √2 नहीं, जरूर नहीं क्या, देखिए सॉरी, 2 अपरिमेय जब एक ही अंक के रूप में होगा तब गुना होगा, तब वो परिमेय हो जाएगा। लेकिन अलग अलग होगा तब जोड़ में एक ही परिमेय होगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी, लेकिन जोड़ में तो हमेशा अपरिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर अपरिमेय ही होगा। जैसे √2 प्लस √3, इसका कितना मान होगा? 5 हो जाएगा। कितना होगा मान जी? वही रहेगा, क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग है ना। ये इतना ही रुक जाएगा। तो ये क्या, कौन संख्या हुआ? ये परिमेय है या अपरिमेय है? बताओ। अपरिमेय है। इससे क्या पता चलता है कि एक अपरिमेय दूसरे अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय प्राप्त होगा। उसी प्रकार से एक अपरिमेय को दूसरे अपरिमेय को घटाएंगे तो भी क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय। ठीक है,
अच्छा, इसी प्रकार से यदि एक परिमेय को दूसरे परिमेय अपरिमेय से गुना करेंगे तो अपरिमेय तो मिलेगा, लेकिन इसमें परिमेय भी मिल सकता है। किस रूप में? जब एक ही प्रकार सेम डिजिट से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 होगा कि नहीं? रूट खत्म हो जाएगा इसका। ठीक, तो ये क्या हो गया? परिमेय। बात समझ रहे हैं? देखिए, जब अपरिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तो दो कंडीशन होता है, या तो परिमेय होगा और नहीं तो अपरिमेय होगा। परिमेय कब होगा? जब सेम डिजिट यानी सेम अंक से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय। और जब अलग अलग अंक से होगा तो वो हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है परिमेय और अपरिमेय में, कि एक परिमेय को दूसरे अपरिमेय में यदि जोड़ेंगे तो वो कौन संख्या प्राप्त होगी? एक परिमेय को एक अपरिमेय में यदि जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 5 में √2 को जोड़ दें तो ये तो यही आंसर रिजल्ट हुआ इसका, तो ये कौन संख्या प्राप्त हुआ हमको? अपरिमेय। समझ रहे कि नहीं? एक परिमेय को एक अपरिमेय में जोड़ेंगे या घटाएंगे वो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। लेकिन एक परिमेय को एक अपरिमेय में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हाँ, वो भी अपरिमेय होगा। अब पूछो क्यों? क्योंकि 5 में √2 से गुना करके देख लो तो वही रह जाएगा, रूट का कोई उपाय नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय हो ना। यानी कि परिमेय और अपरिमेय में जोड़ते भी हैं तो भी अपरिमेय, गुना भी करेंगे तो अपरिमेय, और घटाएंगे तब भी अपरिमेय। मात्र एक ही उपाय है पर अपरिमेय से परिमेय करने का, सेम डिजिट। इतने याद रखिएगा, वही एक हो जाता है जो गुना करके परिमेय हो जाता है, बाकी ये सब अपरिमेय। बाकी जितना भी है वो सब क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय में ये संबंध रिलेशन है कि जोड़ या घटाव कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो सब अपरिमेय में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ना? तो इसको बोलते हैं। तो मोटा मोटी इसको तो समझ लेना, पूरा समझ लेना संभव है नहीं, बहुत ही कठिन चीज है और बहुत विस्तार से अगर पढ़ा जाए तब भी संभव नहीं है। लेकिन जो संभव था हमने आपको बता दिया, जितना तक आप समझ सकते हैं, जो आपके कंपटीशन में जो काम आ सकता है। आप जब तुरंत चैप्टर, हम इसके बाद अब चैप्टर चालू करेंगे तो देखिएगा कि इससे संबंधित जितना भी होगा कितना जल्दी जल्दी आप लोग इसको सॉल्व कर पाइएगा। अब जो क्वेश्चन एराइज हो रहा है कंपटीशन में, वो क्या हो रहा है? ऐसा नहीं दे रहा है कि वो केवल आपका अंक गणित ही दे दे रहा है, उसमें स्टेटमेंट भी आ रहा है जिसको फिल करने के लिए 4 ऑप्शन रहेगा। तो इस स्टेप को आप जानिएगा तो कहीं से भी पूछ दे तो आपके पास नॉलेज होगा तो आप उसको लिख दीजिएगा। अब ऐसा नहीं कीजिएगा यार ये तो पढ़े नहीं, हम किताब तो पढ़ लिए, पूरा नंबर सिस्टम खत्म कर दिए, ऐसा मिला नहीं हमको कहीं से। तो ये बेसिक चीज है, ठीक है, इसको जानना एकदम जरूरी है। तो परिमेय हम लोग जान गए। परिमेय का मतलब क्लियर अंक या रिपीटेबल, जो रिपीट करता हो वो परिमेय है। पॉइंट में भी हो, देखिए क्योंकि हमने क्या कहा, दशमलव भी परिमेय होता है और बिना दशमलव का भी परिमेय होता है। लेकिन परिमेय में दशमलव में क्या होगा? जो फिक्स हो, या तो पूरा टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो? रिपीट करने वाला, तो वो परिमेय है। और अपरिमेय का मतलब कि पॉइंट में ही हो, वो रिपीट नहीं करेगा या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय। चलिए, तब इसके बाद क्या आता है? वास्तविक। तो वास्तविक से समझिएगा, जब जो परिमेय अपरिमेय समझ गए तो वास्तविक इसी को कहते हैं। वास्तविक किसको कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक। हाँ बोले, कितनी संख्या है? हाँ, अभी तक जो पढ़े, ठीक है, अभी आप जो पढ़ते हैं किताब में, है ना, वो लगभग सब कितना है? क्या है? वास्तविक संख्या है। वो सब क्या है? वास्तविक। यानी कि टोटल जो भी दुनिया का जितना डिजिट आप पढ़ते हैं वो लगभग वास्तविक है। अब एक काल्पनिक हमको पढ़ना है, केवल बता देंगे तो आप समझिएगा। उसके बाद आपको चूंकि पता चल जाए कि हम लोग को तो कभी काल्पनिक मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। कंपटीशन का ये अगर रहा तो मिलेगा नहीं। हाँ, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करेगा तो कभी भविष्य में आ सकता है, तो इट में भी हम बता देते हैं। देखिए
देखिए रूट -1, रूट -1, ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक का मतलब कि रूट में आएगा, वो भी किसमें? माइनस में, समझे ना? जैसे i² बराबर होता है -1, i² बराबर -1, तो i बराबर क्या हो जाएगा? रूट -1। इसका फॉर्म ऐसे होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जब वास्तविक और काल्पनिक पढ़ लिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है a+ib, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या। इसको क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। यानी कि i का मतलब क्या छुपा हुआ है? रूट -1, रूट -1, ठीक है? तो इस चीज को जानना ही मेन चीज। यहां ये वास्तविक संख्या है और ये क्या है? काल्पनिक। काल्पनिक नहीं, काल्पनिक, ठीक है? इसको काल्पनिक बोलेंगे। तो ये वास्तविक, अभी तक हमने जो पढ़ा वो वास्तविक पढ़ा, और ये जो i ऐड हो गया इसमें वो क्या हो गया? काल्पनिक, ठीक है? इमेजिनरी नंबर। और दोनों के समूह से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों के समूह से कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, यानी कि सम्मिश्र संख्या, ठीक है? तो संख्या के बारे में हम लोग लगभग क्या बोलते हैं समझ लिए, ठीक है? जो भी है चैप्टर का। अब हम लोग इसके बाद आपको चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है? तो चैप्टर में कुछ ऐसा है, कुछ फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, उसका फर्स्ट क्वेश्चन बोलो तो क्या है? हाँ, योग ज्ञात कीजिए। हाँ, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग हाँ, हो तो हाँ। आप सुनिए, इसको पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूला है। हेलो, इधर ध्यान दीजिए। इसको पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूला है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है? उसको लिख लीजिए कि काम करेगा इसका। तो देखिए, नंबर सिस्टम में ही पढ़ना है हमको कि प्राकृत संख्या हम लोग पढ़ लिए ना। प्राकृत संख्या में अब कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा इसका, ये देखिए। क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = प्लस डैश करके n तक, यानी कि n तक कोई संख्या है जहां तक हमको योग करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है? या इसको कह देगा कि n तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है? तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है n × n + 1/2। अब n कुछ भी संख्या हो सकती है, 10, 20, 50, 100, 1 लाख, 1 करोड़, है ना? इन्फिनिटी भी हो सकती है ना? तो यहां आके आप निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये हुआ कि सभी n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग, या ऐसे दे सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n × n + 1/2। दूसरा आता है कि n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग। तो इसका होता है, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + डैश n, है ना? तो n भी क्या है? सम संख्या है। लिख सकते हैं इसमें कि जहां n बराबर सम संख्या, ठीक है? n विषम नहीं आएगा, सम ही आएगा। हो सकता है कि लास्ट में 100 हो, 200 हो, 102 हो, 110 हो, इस टाइप से आएगा, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1, n × n + 1, बस बटा 2 नहीं रहेगा इसमें, बाई 2 नहीं रहेगा, ठीक है? n × n + 1। अब बोलो बाबू, हेलो, क्या बोलो सर? वो जो ऊपर वाला दिखाया है, हाँ, वो और का क्या होता है? बता रहे ना, अभी तो सम में गए हैं, तो अब इसके बाद ना और आएंगे। तो नहीं, ये सम सबका योग है, ये सम का है। अब विषम का, विषम संख्या, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो विषम संख्याओं का, विषम n विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग।
तो इसका क्या होता है, तो n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर होता है। अब आपसे, हाँ सिर्फ यही n स्क्वायर, आपसे पूछेगा कि 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 25 हो गया। ऐसे भी दे सकता है, नहीं ना होगा, तुम लोग भी नहीं ध्यान दे रहे हो, ध्यान दो, 1 1 3 5 7 9, हाँ इसका योग 5 होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऑड का मतलब ऑड हुआ ना, हम कंटिन्यू कर देते ना, हाँ लेकिन ये भी 25 कब होगा, जब कंटिन्यू है, एक के बाद 3 आ गया है, तो एक के बाद 5 आ जाए, एक के बाद 9 आ जाए, 11 आ जाए, इसे 5 हो तो उसे नहीं होगा, सही है ना। इसमें भी कंटिन्यू होना चाहिए, यानी कि जो पहला विषम है उसके बाद वाला विषम आना चाहिए, उसके बाद उसका विषम आना चाहिए, समझे ना। यानी कि इसका ये फॉर्म होना चाहिए, n एक n प्लस 2, एक n आना चाहिए और n प्लस 2 उसके बाद आते जाना चाहिए, क्या समझे। तो इससे इसका योग हो जाएगा n स्क्वायर। ये कब तक लागू होगा, जब कंटिन्यू है तब। इसमें अगर कंटिन्यूटी खत्म हुई तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, याद रखिएगा। ये कंटिन्यू है, हमने बोला लगातार n प्राकृत संख्याओं का, इसमें रहेगा क्वेश्चन लगातार n प्राकृत संख्याओं को, लगातार n प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्या तो बहुत है, लेकिन इसका ये नेचर होना चाहिए कि कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो n सम संख्याओं का योग ये हो गया और n विषम संख्याओं का योग ये हो गया। अब इसके बाद आता है आपका ये विषम संख्या आ गया। अब वर्ग, n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n लगातार हाँ इसका एक चीज, सॉरी, इसको समझने से पहले इसको लिख लीजिए कि 1 3 5 7 और डैश ऐसे भी दे सकता है, या तो ऐसे देगा नहीं तो ऐसे देगा, तो इसका भी क्या होगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी क्या होगा, n स्क्वायर। इसके बाद आएगा n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग। तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा बोलिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, ठीक है। ये लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, या इसको ऐसे दे सकता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस डैश प्लस n का क्यूब। ध्यान दीजिएगा ये कंटिन्यू है इसलिए रूल लागू होगा, कंटिन्यू नहीं होगा रूल वहां काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है सूत्र जो है वो आपका क्या है, फॉर्मूला इसका कुछ हुआ। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। मान लो कि सपोज करो कि कोई कहता है कि 9Q तक, ठीक है, 1 से लेकर डैश तक का योग ज्ञात करें, ठीक है, यहां तक का योग ज्ञात करना है। तो ये लगातार, 1 का डैश का मतलब कि लगातार है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जब डालेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10/2 का पावर होल कर देंगे ना, चूंकि यहाँ डायरेक्ट होगा 9 9 1 10 बटा 2 होल स्क्वायर। अब काट दो इसको, कितना बार में, 5 बार में, कितना आ गया 45 स्क्वायर। इसका ट्रिक जानते हैं, क्या करना होता है, दोनों को गुना कर देना होता है। तो 5 का 20 आई 25 20 25 है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, क्या समझे। अच्छा एक और एक आधे उदाहरण लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कहेगा कि प्राकृत संख्या का कि 50 है ना संख्याओं का योग ज्ञात करें।
योग ज्ञात करना है, ठीक है। प्राकृत संख्या के 50 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब कि 50 का मतलब ये कंफर्म नहीं किया कहां से, तो इसको निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन ये लगातार कर दे कि प्राकृत संख्या के लगातार 50 संख्याओं का योग ज्ञात करें, तब ये फॉर्मूला हो सकता है। देखिए ये कहीं से सवाल ठीक नहीं है। प्राकृत संख्या के 50 संख्या, 50 तो बहुत ये अरबों संख्या है, 50 कौन संख्या ये पता नहीं है, लेकिन अगर कहे कि प्राकृत संख्या के 1 से, है ना, 50 तक, है ना, 1 से 50 तक संख्याओं का योग ज्ञात करें, तब इसको क्या करेंगे कि लिख सकते हैं कैसे, 50 गुने 51/2 कर सकते हैं ना, n × n + 1 अगर के निकाल लेंगे, है ना। या इसको ऐसे कह सकता है कि लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो अब उसको निकाल सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकता है कि 1 + 2 + 3 + डैश कितना 50, तो एक इसका योग निकालिए, तब इसको क्या करेंगे कि केवल इसको लेंगे, क्या लेंगे, 50 गुने 51/2 बढ़ा देना, एक तो हमेशा बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो 50 + 50 × 50 + 1/2 करेंगे, उससे अच्छा कि एक बढ़ा के लिख देंगे इसमें और काट देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी होगा गुना करके आंसर आ जाएगा। समझ रहे ना। हाँ, समस्या कब होती है, देखिए लगातार में आ गया तो ये तो दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या करेगा कि कहेगा कि 50 + 51 + डैश डैश + 100 तक का योग ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, होना तो ये 1 से, लेकिन दिया कहां से, 50 से, तो क्या करेंगे, इसको सपोज करो, इसको क्या करेंगे ना कि समझ लेंगे कि 1 ही से है, क्या समझ लेंगे, 1 से है, तो 1 से समझेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 100 गुने 101/2 घटाओ, हमने कितना अधिक संख्या लिया, 49, क्योंकि 1 से लेकर 49 तक तो अपना फ्री में ले लिया, तो उसका योग घटा लेंगे इसमें, तो 49 का मतलब हुआ कि 49 गुने 50/2, ठीक है, वैसे निकल जाएगा। इसलिए कि यहाँ फ्री में लिया है कि नहीं, 1 से लेके ना नियम होता है 100 तक का, ये 1 से है नहीं ना, कहां से है, 50 से, तो जो 50 से तो कितना संख्या घट रहा है इसमें, 49, तो हमने पूरे का सूत्र ले लिया, 1 से लेके 100 तक का सूत्र ले लिया, लेकिन इसमें कितना अधिक लिए थे, 1 से 49 तक का, तो उसका हम लोग योग निकाल के घटा लें। अगर आपसे कोई कहे कि 1 + 2 + 3 + डैश 49 तक का योग निकालिए, तो इसके लिए कैसे निकालिएगा, निकालिएगा ना जी 49 × 50/2, लिखेंगे नहीं, इस योग को इसमें से घटा लेंगे, क्योंकि ये कहां तक का योग है, ये 1 से लेकर 100 तक का है, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक का है, लेकिन क्या है कि हमारे पास तो 49 तक तो है नहीं, तो सब तो डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो एक सब एग्जाम्पल बता दिए, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरा इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग उसका पढ़ेंगे ठीक से, ठीक है। इसको यही इतना दूर तक रख देते हैं, और इसके बाद वाला में हम लोग अब क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है।